नासिर भाई, आज हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है वो है एंटी साइकोटिक एजेंट्स। ठीक है। एज द नेम इंडिकेट्स, ये वो ड्रग्स होंगी जो साइकोसिस की ट्रीटमेंट में यूज होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सही बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट साइकोसिस एक्चुअली इज। सही अब जो हमारे पास सीएनएस की डिजीजेस होती हैं, इनको हम दो वे से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं साइकोसिस और दूसरा हमारे पास होता है न्यूरोसिस। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिजीजेस? साइकोसिस वो डिजीजेस होती हैं जिनके अंदर कांटेक्ट विद रियलिटी का लॉस हो जाता है। इन शॉर्ट, psychosis is a group of mental disorders in which the person loses contact with reality। यानी रियलिटी के सही साथ जो उसका ताल्लुक होता है वो खत्म हो जाता है और वो ऐसी चीजें जो हैं उसके अंदर आ जाती हैं, वो इमेजिन करने लग जाता है, वो परसीव करने लग जाता है जो रियलिटी के अंदर होती नहीं है। वो एग्जांपल उसको हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, तो ये सारी चीजें उसको आ जाती हैं। सो वो तमाम मेंटल कंडीशंस, वो तमाम मेंटल डिसऑर्डर्स जिनके अंदर कांटेक्ट ऑफ रियलिटी जो है वो लॉस हो जाए, उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं ये साइकोटिक डिजीजेस हैं। लेकिन वो तमाम डिजीजेस जिनके अंदर कांटेक्ट ऑफ रियलिटी जो है वो इंटैक्ट रहे, वो लॉस ना हो, तो उन सीएनएस की डिजीजेस को, उन मेंटल कंडीशंस को हम न्यूरोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइटी हो गया। अब जब हम परेशान होते हैं, हमें नर्वसनेस होती है, तो क्या हमारा रियलिटी से कांटेक्ट खत्म हो जाता है? तो हमें रियलिटी के साथ हमारा कांटेक्ट जो है वो इंटैक्ट रहता है कि हमें पता होता है कि ये चीज जो है वो रियल में है, ये चीज जो है वो हेलोसिनेशन है, और ये चीज क्या है। जबकि जो साइकोसिस है, उन कंडीशन के अंदर कांटेक्ट ऑफ रियलिटी खत्म हो जाता है। पर्सन जो है वो परसीव डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये जो है असल में हेलोसिनेशन है या ये रियलिटी है। तो इनके दरमियान जो एक डिमार्केटिंग लाइन होती है वो खत्म हो जाती है। सो एक लफ्ज के अंदर अगर मैं कहूँ साइकोसिस क्या है, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन विच द पर्सन लूजेस कांटेक्ट विद रियलिटी। सिंपल डेफिनेशन है। साइकोसिस की डेफिनेशन क्लियर हो गई? होगी। अब हम देख लेते हैं कौन 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 सी कंडीशन ऐसी हैं जिनके अंदर साइकोसिस जो है वो हो सकता है। ये बुक में शायद ना मिले आपको, तो ये आप लिख लो। पहली है शिज़ोफ्रेनिया। 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 दूसरा है हमारे पास मूड डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसे मूड डिसऑर्डर होते हैं जिनके अंदर हमारे पास साइकोसिस डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हो, बहुत ज्यादा अगर कोई शख्स डिप्रेस है तो उस केसेस के अंदर भी साइकोसिस उसको हो सकती है। बहुत ज्यादा अगर वो खुश है तब भी उसको कोई साइकोसिस हो सकती है। सो मूड डिसऑर्डर्स के अंदर भी साइकोसिस हो सकती है। इसके अलावा टॉक्सिक साइकोसिस भी होती है। टॉक्सिक साइकोसिस होती है ड्रग्स की वजह से। वो आगे हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ड्रग्स की वजह से साइकोसिस हो सकती है। तो वो आगे की चीज है। राइट नाउ आप बस ये देख लो कि कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिनके अंदर साइकोसिस हो सकती है। एटलीस्ट 3 जो कंडीशंस हैं इनका हमें पता होना चाहिए: शिज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर्स एंड टॉक्सिक साइकोसिस। ये बात क्लियर हो गई कि साइकोसिस होता क्या क्या है, किन किन कंडीशंस के अंदर होगी। होता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि ये साइकोसिस होता क्यों है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है बेसिकली। अब सर साइकोसिस क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि एक्चुअली क्या रीजन होती है जिसकी वजह से साइकोसिस जो है वो डेवलप होती है। लेकिन कुछ हाइपोथेसिस हैं जिनको हम देख लेते हैं, और वो हाइपोथेसिस के कुछ सपोर्टिव पॉइंट्स भी हैं और फिर कुछ जो है वो नॉन सपोर्टिव पॉइंट्स भी हैं। तो सबसे जो हमने साइकोसिस को अंडरस्टैंड किया है अभी, वो सबसे अच्छा हमने अंडरस्टैंड किया है जो साइकोसिस शिज़ोफ्रेनिया के अंदर डेवलप होता है। जो शिज़ोफ्रेनिया के अंदर साइकोसिस डेवलप होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वो वाला जो साइकोसिस है उसको हमने थोड़ा सा स्टडी किया शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में कि ये साइकोसिस हो क्यों रहा है।
तो उसके लिए दो हाइपोथेसिस हमें समझने होंगे, एक होगा डोपामीन हाइपोथेसिस, एक होगा सेरोटोनिन हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डोपामीन हाइपोथेसिस जो है ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ड्रा करता हूं यहाँ CNS साइड व्यू से। midbrain, medulla, pons, medulla, and this is spinal cord, cerebellum. नासिर भाई ये पिक क्लियर है? साइड व्यू से मैंने CNS को ड्रा किया हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास एक होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के अंदर कई सारे स्ट्रक्चर आते हैं, तो अब उसको कलेक्टिवली लिम्बिक सिस्टम को मैं यूं रिप्रेजेंट करने लगा हूं, यूं। और यहाँ पर ये हमारा कौन सा कॉर्टेक्स है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो आगे वाला है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। अब बेसिकली लिम्बिक सिस्टम और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये दो एरियाज हैं जो हमारे बिहेवियर को, जो हमारी पर्सनैलिटी को, जो हमारे इमोशंस के साथ ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह मिड ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। इस वेंट्रल टेगमेंटल एरिया के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स जो हैं, ये वाले न्यूरॉन्स, यहाँ से फाइबर जो हैं वो ऐसे जाते हैं लिम्बिक सिस्टम के अंदर और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। ठीक हो गया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। अब ये जो है, ये जो हमारे पास मिड ब्रेन से लिम्बिक सिस्टम तक जा रहा है, मिड ब्रेन को आपको पता है हम मीजनसेफेलॉन कहते हैं। तो ये जो पाथवे है इसको कहेंगे मीजोलिम्बिक पाथवे, और जो मिड ब्रेन से जा रहा है कॉर्टेक्स के अंदर इसको हम कहेंगे मीजोकॉर्टिकल पाथवे। ठीक हो गया। अब ये जो मीजोलिम्बिक पाथवे है यहाँ जा रहा है ये, ठीक है, और ये जो यहाँ जा रहा है ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या रिलीज करना है? डोपामीन। ठीक हो गया। अब सर डोपामीन हाइपोथेसिस ये कहता है कि एक्सेस एक्टिविटी ऑफ डोपामीन इन द लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक कंसेप्ट जो है हम क्लियर करते चलें। पॉजिटिव सिम्टम्स एज द नेम इंडिकेट एडिशन है, ऐसे सिम्टम्स जो ऐड हुए पर्सनैलिटी के अंदर। क्या आपको लगता है कि नॉर्मल पर्सन जो है वो हेलोसिनेट करता है या उसको डिल्यूजन्स होते हैं? नहीं होते। तो जो साइकोसिस, जो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट्स है उसको हेलोसिनेशंस होते हैं और डिल्यूजन्स होते हैं। अब ये नॉर्मल पर्सनैलिटी का हिस्सा तो नहीं है, तो इट मींस कि ये जो सिम्टम्स हैं ये उसकी पर्सनैलिटी में ऐड हुए हैं, तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स कहलाएंगे। क्लियर हो गई ये बात? और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? नेगेटिव सिम्टम्स सर ये होते हैं कि जब बंदे को हेलोसिनेशन होने लग जाती है, डिल्यूजन्स होने लग जाती है, तो अक्सर सोसाइटी के अंदर जो है ना वो उसका जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग है सोसाइटी के अंदर, उसका रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और थोड़ा वो अजीब सा ऑकवर्ड सा फील होता है। लोग भी ताने वगैरह मजाक उड़ाते हैं अक्सर। तो आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि सर वो सोशल विदड्रॉल हो जाता है उसका, वो अलग थलग रहने लग जाता है अपनी दुनिया में, सोशल विदड्रॉल। और इसी तरह लैक ऑफ इमोशंस, यानी जिन बातों पे आम लोगों को खुशी होती है, जो एंजॉय करते हैं, इसको उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इसी तरह कुछ ऐसी इमोशंस जिनसे आम बंदा बड़ा डिप्रेस हो जाता है, उसको से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो लॉस ऑफ इमोशंस, लॉस ऑफ मोटिवेशन, सोशल विदड्रॉल, ये सारे एक नॉर्मल पर्सन में होते हैं। सॉरी, नहीं होते ये चीजें। नॉर्मल पर्सन में तो इमोशन भी होती है, मोटिवेशन भी होती है, वो सोशल भी होता है। लेकिन ये चूंकि सोशल विदड्रॉल हो जाता है, इसके अंदर इमोशन लॉस हो जाते हैं, मोटिवेशन लॉस हो जाती है। सो अब ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये क्या है? पर्सनैलिटी से कोई चीजें निकली हैं तो ये सिम्टम आया ना, तो इनको हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक हो गया। अब सर डोपामीन हाइपोथेसिस ये कहता है कि एक्सेस एक्टिविटी ऑफ डोपामीन इन द लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकोसिस। अब मैं आपको यहाँ एक और बात भी बता दूं कि हम वापस आते हैं दूसरी,
ये मैंने ड्रा किया है। अब देखें, एक साइड पे हमारे पास है डोपामीन, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। एक साइड पे क्या है? डोपामीन, और एक साइड पे क्या है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। अब हमें इन दोनों के, इनको मैंने बैलेंस किया हुआ यहाँ पर। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि सर, जो हमारी नॉर्मल पर्सनैलिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस बिटवीन डोपामीन एंड सेरोटोनिन। इट डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस बिटवीन डोपामीन एंड सेरोटोनिन। अब चूंकि डोपामीन हाइपोथेसिस क्या कहता है कि हमारे जो लिम्बिक सिस्टम है उसके अंदर डोपामीन की एक्सेसिव एक्टिविटी के नतीजे में साइकोसिस होता है। ऐसे ही होता है, डोपामीन हाइपोथेसिस तो यही कहता हाँ, है ना। सही। तो अब जब डोपामीन ज्यादा हो गया तो ये बैलेंस क्या हो गया? डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाएगा ना। और जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो नॉर्मल पर्सनैलिटी जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। जो नॉर्मल पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करती वो है कि नॉर्मल। सीरोटोनिन और डोपामीन के दरमियान एक बैलेंस हो। अब जब डोपामीन ज्यादा हो गया तो ये बैलेंस क्या हो गया? ये बैलेंस तो खत्म हो डिस्टर्ब गया हो ना। गया। तो इसकी हाँ, वजह से हमारे पास क्या आ रहा होता है? साइकोसिस। ये बात क्लियर है? क्लियर हो गई। तो अब हम आगे चलते हैं सर। एक मिनट सर, ये बात क्लियर हो गई आपको कि डोपामीन हाँ, क्लियर हाइपोथेसिस है। बेसिकली है क्या? ये अगर हम इस स्लाइड पे वापस आ जाएं कि excessive activity of dopamine in the limbic system is responsible for producing positive symptoms। ठीक हो गया। सही। सही अब हो गया। ये डोपामीन हाइपोथेसिस जो होता है इसके कुछ सपोर्टिव फीचर्स हैं कि कैसे हमें लगता है कि ये डोपामीन हाइपोथेसिस ही बेसिकली साइकोसिस को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके कुछ सपोर्टिव पॉइंट्स हैं। वो सर ऐसा पहला सपोर्टिव पॉइंट ये है कि पास्ट के अंदर हमने जितनी भी ड्रग्स दी जो साइकोसिस में इफेक्टिव थी, ठीक हो गया, वो सारी डोपामीन एंटेगोनिस्ट थी। वो क्या थी सारी? सही। डोपामीन डोपामिन है। एंटेगोनिस्ट थी। वो डोपामीन के इफेक्ट्स को कम कर रही थी। तो यहाँ से हमें ये इन्फर किया कि जो साइकोसिस को मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा है पॉसिबली यही है कि वो एरियाज जो हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर के साथ कंसर्न है उनके अंदर डोपामीन की एक्टिविटी क्या हो चुकी है? एक्सेस हो चुकी है। सक्सेस हो चुकी है। पहला सपोर्टिव पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ। दूसरा सपोर्टिव पॉइंट सर ये है कि वो तमाम ड्रग्स जो सीएनएस के अंदर डोपामीन की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, उनको साइकोसिस को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। और जब हमने वो ड्रग्स देखी, उनके इफेक्ट देखे, तो वो सच में साइकोसिस को बढ़ा रही थी। तो ये दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट था, एक दूसरा सपोर्टिव पॉइंट था साइकोसिस के लिए डोपामीन हाइपोथेसिस के हक में। ओके हो गया। ओके हो अब गया। तीसरा ये था कि सर, ये है डोपामीन हाइपोथेसिस यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा इफेक्ट ये था सर कि एक शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसको हम एंटीसाइकोटिक्स देते रहे, एंटीसाइकोटिक्स देते रहे। सही है। अब अगर डेथ के बाद हमने उसका ब्रेन देखा तो हमें उस ब्रेन के अंदर डोपामीन रिसेप्टर्स की एक्सेसिव अमाउंट मिली और डोपामीन सही। की भी एक्सेसिव अमाउंट मिली। वजह क्या है? अब जब हमने उसको टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो पास में यूज करते थे, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जब हमने वो दी तो मैंने कहा था कि वो डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, एंटेगोनिस्ट हैं। तो ऑब्वियसली हम्म। उन्होंने शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके रखा होगा ऐसे। बिल्कुल। और हमें पता है कि जब हम क्रॉनिकली किसी सरफेस किसी सेल पर रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके रखें तो उस जगह पर रिसेप्टर्स की क्या हो जाती है? अप अप रेगुलेशन। रेगुलेशन। तो जब हमने टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स उसको दी, डोपामीन रिसेप्टर्स ब्लॉक करके रखे उसके ब्रेन के अंदर, तो जब क्रोनिकली हमने ब्लॉक करके रखा तो उसकी अप रेगुलेशन हो गई और आहिस्ता आहिस्ता नंबर रिसेप्टर्स का बढ़ता रहा। ठीक है। अब मैंने कहा सही था हो कि गया। शिग्जो जो साइकोसिस हो रहा है शिग्जोफ्रेनिया के अंदर, वो एक्सेसिव डोपामीन इफेक्ट की वजह से हो रहा है। अब रिसेप्टर्स तो बढ़ गए लेकिन आपने ड्रग्स दे के रखी हुई थी, वो ड्रग्स जो हैं वो ब्लॉक करके रखती हैं उसको।
तो डोपामीन जो प्रेजेंट है उसके इफेक्ट भी क्या हो जाएंगे, जो डोपामीन प्रेजेंट है हमारे पास, जो डोपामीन प्रेजेंट है हाँ, उसकी अमाउंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो हमने जब शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को देखा, ठीक हो गया, तो उसमें हमें ये बात मिली सर कि एक तो रिसेप्टर्स का नंबर ज्यादा है, ऐसे शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट जिनको हम ट्रीट करके रखते थे, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है हमारे पास डोपामीन की अमाउंट भी ज्यादा हो गई। अच्छा सॉरी, सही। हाँ ठीक है। तो ये डोपामीन हाइपोथेसिस जो है ये यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। द डोपामीन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया proposes that the disorder is caused by a relative excess of functional activity of the neurotransmitter of dopamine in specific neuronal circuits in the brain। यही बात बताइए। ये बात क्लियर हो गई सर। उसके अलावा आगे this hypothesis is based on several observations। ठीक हो गया। पहला क्या है, this hypothesis is first many antipsychotic drugs block brain dopamine receptors। सपोर्टिव पॉइंट आ गया। सही हो गया। सेकंड, अब मैं इसको हाईलाइट, सेकंड डोपामीन एगोनिस्ट ड्रग्स e.g. एम्फेटामीन, लिवोडोपा exacerbate schizophrenia। क्लियर हो गई। हाँ, थर्ड, एन increased density of dopamine receptors has been detected in certain brain regions। अब कुछ जो है ना हमारे पास इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम दूसरे हाइपोथेसिस की तरफ गए। पहला हाइपोथेसिस था डोपामीन के एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ डोपामीन इन सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन, इससे हमारे पास क्या हो रहा है, साइकोसिस हो रही है। अब वो कह रहे थे कि अगर सर डोपामीन के एक्सेसिव एक्टिविटी की वजह से साइकोसिस हो रही है तो फिर जो डोपामीन ब्लॉकर्स हैं उनको फुली इफेक्टिव होना चाहिए साइकोसिस में, ऐसे ही। लेकिन बहुत सारी जो टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स थी वो पार्शली इफेक्टिव थी, फुली इफेक्टिव नहीं थी। तो यहां से उन्होंने इन्फर किया कि सर एक कहानी कुछ और है, ठीक है, एक गल विच और है, डोपामीन भी है लेकिन कुछ और भी मसला है, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स थी, बहुत सारी इसके अलावा दूसरा नॉन सपोर्टिव पॉइंट क्या था, दूसरा नॉन सपोर्टिव पॉइंट ये था कि सर अगर डोपामीन की वजह से ही साइकोसिस हो रही है तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका डोपामीन रिसेप्टर्स पे कोई एक्शन ही नहीं है, वो दूसरे रिसेप्टर्स पर ज्यादा एक्ट करती हैं डोपामीन रिसेप्टर्स के मुकाबले में, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी इफेक्टिव है। अगर डोपामीन ही सिर्फ वजह है तो वो ड्रग्स जो डोपामीन के मुकाबले में दूसरे रिसेप्टर्स पर ज्यादा एक्ट करती हैं, दूसरे रिसेप्टर्स के लिए उनकी एफिनिटी ज्यादा है, तो उनको ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए था, लेकिन उनको कम इफेक्टिव होना चाहिए था क्योंकि डोपामीन के मुकाबले में दूसरे रिसेप्टर्स की एफिनिटी ज्यादा है, उनको कम इफेक्टिव होना चाहिए था। लेकिन भाई हमने देखा कि वो भी अच्छी खासी इफेक्टिव है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने सोचा कि यार कोई और चीज है, सिर्फ डोपामीन वाली गेम नहीं है, कुछ और चीज है। तो ये हाइपोथेसिस जो है ये सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। दूसरा है सर सेरोटोनिन हाइपोथेसिस। सेरोटोनिन हाइपोथेसिस ये कहता है कि सर कुछ ऐसी ड्रग्स जो सेरोटोनिन ब्लॉकर थी, जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही थी, वो बड़ी इफेक्टिव है एंटीसाइकोटिक में, वो भी बड़ी इफेक्टिव है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, बड़ी इफेक्टिव। तो यहाँ से उन्होंने इन्फर किया कि सर जो साइकोसिस है वो सेरोटोनिन की एक्सेसिव एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। ये दूसरा हाइपोथेसिस था जिसको सेरोटोनिन हाइपोथेसिस कहा जाता है, और ये इस ऑब्जर्वेशन की बेस पर था कि बहुत सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। लेकिन अभी तक एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो है साइकोसिस की वो साइंटिस्ट को भी नहीं पता। सही हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई भी, ये थोड़ा अजीब सा टेढ़ा सा है, तो थोड़ी कोई भी मसला हो यहाँ तक आप कर लें कंफर्म, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्लियर हो गया।
देखिए अभी तक हमने डिस्कस किया है कि साइकोसिस और न्यूरोसिस क्या होता है। एक क्विक रिव्यू। साइकोसिस इज अ ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इन विच द पर्सन लूजेस कांटेक्ट विद रियलिटी। ठीक हो गया। दूसरा है कि किन किन कंडीशंस के अंदर होता है, शिज़ोफ्रेनिया के अंदर होता है, मूड डिसऑर्डर्स के अंदर होता है, और इसके अलावा टॉक्सिक साइकोसिस होता है जो टॉक्सिन्स या ड्रग्स की वजह से हो जाता है। देन इसका है मैकेनिज्म। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन साइकोसिस की अभी साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया एक डिजीज है, उसके अंदर साइकोसिस होती है। तो उसको समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो वहां से उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशंस दी, कुछ हाइपोथेसिस डेवलप हुए। तो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन तो नहीं देते, लेकिन फिर भी डिस्कस किए जाते हैं। पहला है डोपामीन हाइपोथेसिस। ये नाइग्रोस्ट्राइएटल और नाइग्रोकॉर्टिकल पाथवे जो है, ये आपने याद रखना है कि ये कहाँ से अराइज करते हैं, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से मीजोलिम्बिक, सॉरी नाइग्रो कह गया हूँ, मीजोलिम्बिक और मीजोकॉर्टिकल पाथवे। अब जो हमारे पास नॉर्मल पर्सनैलिटी है एक बंदे की, वो डिपेंड करती है ऑन द बैलेंस बिटवीन डोपामीन एंड सेरोटोनिन। ठीक हो गया। सही। कहाँ पर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर और लिम्बिक सिस्टम के अंदर डोपामीन और सेरोटोनिन की हमारे पास क्या है, वो बैलेंस पर वो डिपेंड करती है। अब डोपामीन हाइपोथेसिस ये कहता है कि ब्रेन के अंदर, यानी इन एरियाज के अंदर जो हमारी पर्सनैलिटी मेंटेन कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनके अंदर एक्सेसिव डोपामीन एक्टिविटी के नतीजे में साइकोसिस होती है। 3 उसके सपोर्टिव पॉइंट्स है। पहला ये कि वो तमाम ड्रग्स जो टिपिकल थी पहले, वो साइकोसिस में इफेक्टिव थी, वो सारी डोपामीन ब्लॉकर थी, डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर। दूसरी ये कि वो तमाम ड्रग्स जो सीएनएस के अंदर डोपामीन एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही थी, वो साइकोसिस को भी बढ़ाती हैं। और तीसरा ये है कि शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स थे, उनको उनकी डेथ के बाद जब हमने देखा तो उनके सीएनएस के अंदर जो है वो डोपामीन रिसेप्टर्स ज्यादा पाए गए थे। तो ये सपोर्टिव पॉइंट थे। इसके अलावा नॉन सपोर्टिव पॉइंट ये थे कि अगर सिर्फ डोपामीन ही इसका काज है, तो जो डोपामीन ब्लॉकर है वो फुली इफेक्टिव होनी चाहिए, लेकिन वो फुली इफेक्टिव नहीं है। और दूसरा, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो दूसरे रिसेप्टर्स पर ज्यादा एक्ट करती हैं एज कम्पेयर टू डोपामीन। फॉर एग्जाम्पल आगे हम जो एटिपिकल ड्रग्स डिस्कस करेंगे, वो सेरोटोनिन रिसेप्टर पे ज्यादा एक्ट करती हैं, वो डोपामीन पे इतनी नहीं करती, कम करती हैं, लेकिन वो बड़ी इफेक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि सर डोपामीन हाइपोथेसिस भी इतना कोई वेल एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरा है सेरोटोनिन। फिर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए तो देखा कि सर एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन in the personality and behavior controlling areas of the CNS is responsible for psychosis. अब अगर वो उसके लिए सपोर्टिव पॉइंट क्या था कि जो हमने ये एटिपिकल ड्रग्स थी वो सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही थी। अगर वो सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही हैं तो, और वो इफेक्टिव है, तो यहाँ से एक सपोर्टिव पॉइंट मिलता है कि जो हमारे पास साइकोसिस हो रहा था वो किस वजह से हो रहा है, सेरोटोनिन की वजह से। ये बात क्लियर हो गई। आगे हम चलते हैं डोपामीन रिसेप्टर्स पर। हमारे पास डोपामीन के रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? सर डोपामीन के रिसेप्टर्स हमारे पास 5 तरह के होते हैं, D1, D2, D3, D4 एंड D5। अब उनमें से जो D1 है और D2 है, ठीक हो गया, D1 और D2 जो है ये हमारे पास कपल होते हैं विद जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के। सही हो गया। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के। जबकि जो 2 है, 3 है और 4 है, ये किसके साथ कपल होते हैं, जी इनहिबिटरी प्रोटीन के। और अभी इसका मैकेनिज्म तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना कि जी इनहिबिटरी क्या कराएगा। नहीं, जी इनहिबिटरी जो है वो 3 चीजें करवाता है। वो पहली चीज ये है कि साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होता है, प्रोटीन काइनेज का लेवल कम होता है, और आगे जो एंजाइम्स होते हैं उनकी फॉस्फोराइलेशन कम होती है, पहला। दूसरा ये है कि पोटेशियम चैनल ओपन कराता है, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाती है। सही। और तीसरी चीज है कि कैल्शियम चैनल क्लोज करवाता है, जिसकी वजह से अंदर मजीद जो है वो हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। ये है जी इनहिबिटरी का। ये क्लियर है। अब जो सर हमारे पास आगे अगर मैं ड्रा करूं कि ये मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास है लिम्बिक सिस्टम और ये है हमारे पास वेंट्रल
टेगमेंटल एरिया, यहाँ से हमारे पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स आ रहे थे, कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे वो क्या रिलीज कर रहे हैं, डोपामीन। यहाँ पर जो मौजूद न्यूरॉन्स हैं, लेट्स सपोज ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है डोपामीन रिसेप्टर्स D2। कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, D2 D2। D2 इनहिबिटरी हैं या स्टिमुलेटरी हैं, इनहिबिटरी इनहिबिटरी हैं। सो जब कभी यहाँ डोपामीन ज्यादा रिलीज हो रहा है, यानी जो साइकोसिस का डोपामीन हाइपोथेसिस है उसके हिसाब से डोपामीन एक्टिविटी लिम्बिक सिस्टम के अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पर अब डोपामीन ज्यादा है। जब यहाँ डोपामीन ज्यादा है तो D2 पर वो एक्ट करेगा। D2 अंदर जी इनहिबिटरी के साथ कपल होते हैं। जी इनहिबिटरी ने वही तीन चीजें करानी है, साइक्लिक AMP का लेवल कम कराना है, पोटाशियम चैनल ओपन कराने हैं, कैल्शियम चैनल क्लोज कराने हैं। इन सब के नतीजे में ये जो न्यूरॉन है अगला, ये क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट या इनहिबिट, इनहिबिट हो जाएगा। इनहिबिट। तो ये न्यूरॉन सर इनहिबिट हो गया। सो अब बेसिकली हुआ क्या कि एक्सेसिव डोपामीन एक्टिविटी के नतीजे में लिम्बिक सिस्टम के अंदर इनहिबिटरी एक्टिविटी ज्यादा हो गई, इनहिबिटरी एक्टिविटी ज्यादा हो गई और साइकोसिस जो है वो इससे प्रोड्यूस हो गई। अब चूंकि डोपामीन जो है वो इस पर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर D2 रिसेप्टर्स पर। सो अगर हम साइकोसिस को रिवर्स करना चाह रहे हैं तो हम क्या करें, कोई डोपामीन डोपामिन की, एंटागोनिस्ट दे देंगे। डोपामीन की इस रिसेप्टर पर एक्टिविटी खत्म करनी है तो हमने कोई रिसेप्टर ब्लॉकर दे देनी है। तो हमारे पास जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स थी पहले, जो आजकल भी यूज हो रही सही। है, वो कौन सी थी, D2 एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ठीक हो गया। तो हमारे सही पास हो जो गया। थी वो D2 एंटागोनिस्ट थी। सो अब हम आते हैं उस चीज पर जो हम हर तरह डिस्कस करते रहे हैं कि सर कोई भी ड्रग्स के बारे में हमें चार चीजें पता होनी चाहिए कि सर उनमें हैं कौन कौन सी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्लिनिकल यूजेस क्या है और टॉक्सिसिटी क्या है। देखें साइकोसिस समझना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसकी अभी कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इनकी ड्रग्स के मैकेनिज्म बड़े आसान है, एक्शन बड़े आसान है, क्लिनिकल यूजेस बड़े आसान है और आगे हमारे पास जो है वो टॉक्सिसिटी भी बड़ी आसान है, क्योंकि इनमें डिफरेंट ड्रग्स के हमें अलग अलग मैकेनिज्म और क्लिनिकल यूजेस नहीं याद रखने थे, क्योंकि एज अ ग्रुप सबका मैकेनिज्म एक है, एक्शन एक है, क्लिनिकल यूज एक है और टॉक्सिसिटी भी एक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी, ऊपर वापस आता हूं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर सर हैं कौन कौन सी। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स थी वो कौन कौन सी हैं। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स को हम तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, टेबल में आ जाता हूं मैं, ठीक हो गया। पहली है फिनोथायाजीन, पहली कौन सी है, फिनोथायाजीन। दूसरी है थायोजेंथीन और तीसरी है ब्यूटाइरोफिनोन। ये तीन क्लासेस हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की। तो इनमें यार ये पीछे आपका शोर आ रहा है। तो फिनोथायाजीन्स के अंदर हमारे पास तीन ड्रग्स हैं, क्लोरप्रोमाजीन, फ्लूफिनाजीन, थायोरिडाजीन। थायोजेंथीन के अंदर एक ड्रग है थायोथायाजीन और ब्यूटाइरोफिनोन के अंदर एक ड्रग है हैलोपेरिडोल। ठीक हो गया, ये हमारी ड्रग्स हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें। अभी यार हम जो है ना यहाँ से सिर्फ रीड भी करते जाए तो हमें समझ आ जाएगी इसके इफेक्ट्स, क्योंकि हम पीछे वो डिस्कस कर चुके हैं रिसेप्टर्स पर, तो भी हमें अलग से डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख लो, ब्लॉक ऑफ D2 रिसेप्टर्स इज मोर देन 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 2 रिसेप्टर्स। यानी जो हमारे टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स थी इनका मेजर इफेक्ट कहाँ पर है, D2 रिसेप्टर्स पर, D2 पे। इसी तरह ये ब्यूटाइरो, ये जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है फिनोथायाजीन, थायोजेंथीन, ब्यूटाइरोफिनोन, ये तीनों की तीनों का सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इनका D2 रिसेप्टर्स पर जो इफेक्ट है वो क्या है, वो क्या है हमारे पास, ज्यादा इफेक्ट है। बनिस्बत 5H2। हाँ 5HT2 के।
तो ये इनका मैकेनिज्म क्लियर हो गया सर, ठीक हो गया। अब इनके इफ क्लिनिकल यूजेस भी वही होंगे कि वो तमाम कंडीशन जिनके अंदर साइकोसिस होती है उनके अंदर ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगी। इफेक्ट्स पे मैं बाद में आता हूँ, ये बड़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्लिनिकल यूजेस पहले कर लें वो आसान है। ये क्योंकि एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं तो ये हमारे पास उन कंडीशन के अंदर यूज होंगी जिनके अंदर साइकोसिस हो रहा है। फॉर एग्जांपल शिज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर्स जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, यानी मेनिया हो, मेनिया कहते हैं कि एक्साइटेबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है, डिप्रेशन का ऑपोजिट होता है मेनिया। तो डिप्रेशन हो गया, जैसे मैंने बताया मूड डिसऑर्डर के अंदर मेनिया हो गया या बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। इसी तरह टॉक्सिक वो हो गया हमारे पास, टॉक्सिक साइकोसिस हो गया, टोरेट सिंड्रोम, ये सारी वो कंडीशन है जिनके अंदर साइकोसिस होती है। तो ये बेसिकली एंटी साइकोटिक्स के लिए हैं, तो ये उन तमाम कंडीशन में यूज होंगी जिनमें साइकोसिस होती है। ये सारी की सारी यहाँ लिखी हुई है, वही है शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये इसका ये मैं बताऊंगा एंटीमेटिक कैसे हैं, ये भी आगे मैं बताऊंगा। बाकी ये देख लें आप, जहाँ ये उनका साइड फायदा है कि एंटीसाइकोटिक्स जो हैं वो एंटी एमेटिक भी हैं, और ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी जो इनका बेसिक यूज है वो यही है कि शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, टूरेट सिंड्रोम वगैरह। क्लियर हो गया सर ये क्लिनिकल एप्लीकेशन? जी क्लियर है। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं टॉक्सिसिटी पर इसकी, जो कि सबसे ज्यादा जो है इनके अंदर समझने वाली है। तो अब मैं वापस आऊं और यहाँ पे ड्रा करूं कि हमारी जो टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं उनकी वो एक हैंड की तरह है जिनकी 5 फिंगर्स हैं। फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 3, फिंगर नंबर 4 एंड फिंगर नंबर 5। ये बड़ी है, सही हो गया। ये 5 उनकी डोमेन्स हैं, 5 उनकी क्या है, डोमेन्स हैं। अब ये जो टिपिकल एंटी साइकोटिक्स हैं, मैंने क्या बताया था कि इनका मेजर इफेक्ट किस रिसेप्टर पर होता है? हेलो, D2 पे होता है मेजर। D2। तो इसमें ये जो बड़ी मैंने ये डोमेन ड्रा की है ये कौन सी होगी? D2 ब्लॉकिंग डोमेन। तो ये है D2 ब्लॉकिंग डोमेन, सही हो गया। D2 ब्लॉकिंग डोमेन। इसके अलावा ये सर अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है, मस्करीनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग डोमेन भी है, H1 ब्लॉकिंग डोमेन भी है, यानी हिस्टामिन 1 रिसेप्टर जो होते हैं उनको भी ब्लॉक करती है। इसके अलावा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी है। लेकिन ये सारे जो हैं ये इफेक्ट्स उनके कम हैं और ये D2 ब्लॉकिंग इफेक्ट जो है ये उनका ज्यादा है। क्लियर हो गई ये बात? ये अगर समझ आ गई, अब हम टॉक्सिसिटी पर चलते हैं। तो जब हम बंदे को किसी को भी D2 ब्लॉकिंग ड्रग दे रहे हैं तो सिर्फ वो ये देखें, ये था मीजोलिम्बिक पाथवे और ये मीजोकॉर्टिकल पाथवे। सिर्फ वो मीजोलिम्बिक पाथवे के अंदर तो डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं कर रहा था, वो सीएनएस के अंदर जहां जहां डोपामीन रिसेप्टर्स होंगे वहां ब्लॉक कर देगा। ऐसे हाँ हाँ बिल्कुल। समझ आ गई कि सीएनएस के अंदर जहां भी डोपामीन रिसेप्टर्स होंगे वो उनको ब्लॉक कर देगा। जी जी समझ आ गई। अब वो कौन से रिसेप्टर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो मेजर हमने पाथवे डिस्कस करने हैं। मैं दोबारा से सीएनएस अगर ड्रा करूं, ब्रेन, पोन्स, मेडल्ला, सेरिबेलम, सेरिबेलम हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, रफ सी डायग्राम है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, ये है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ठीक है। हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस एरिया होता है ग्रे मैटर का जिसको हम कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा, याद है? इसको मैं ब्लैक कलर से अगर ड्रा कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक हो गया सर? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये यहाँ से हमारे पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जा रहे होते हैं बेजल गैंग्लिया में, ये ब्लैक कलर का मैं ड्रा कर रहा हूँ बेजल गैंग्लिया, ठीक है। ये यहाँ से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जा रहे होते हैं यहाँ पे बेजल गैंग्लिया के अंदर। ये पार्किंसन के अंदर पार्किंसन का जो मैकेनिज्म है और एंटी पार्किंसन ड्रग्स जो हैं
वो कल हम डिस्कस करेंगे वो, तो उसमें बड़ी डिटेल से आएगा कि ये उनका वहां पर क्या इफेक्ट होता है, क्या फायदा होता है। लेकिन राइट नाउ आप याद रख लें कि सब्सटेंशिया नाइग्रा से बेसल गैंग्लिया के अंदर फाइबर जा रहे होते हैं, ठीक है। और ये वाले इस पाथवे को हम क्या कहेंगे, नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे, नाइग्रोस्ट्राइएट। क्योंकि वहां बेसल गैंग्लिया का जो कॉर्पस स्ट्राइएटम है पार्ट, वहां पे ये फाइबर जा रहे होते हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे। सही हो गया, एक तो ये हो गया। इसके अलावा सर हमें पता है कि ये इधर एरिया पोस्टीमा में हमारे पास एक होता है वोमिटिंग सेंटर, कीमो ट्रिगर जोन होता है। जी बिल्कुल। कीमो ट्रिगर जोन पर भी डोपामीन के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक हो गया, ये बात सही हो गया। क्लियर है। इसके अलावा हम्म। यहाँ पर होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस और नीचे पिट्यूटरी लगा होता है। ठीक हो गया। अब पिट्यूटरी सही हो को गया। अगर मैं बड़ा ड्रा कर लूं और हाइपोथैलेमस को भी यहाँ साइड पे, ये हमारा पिट्यूटरी हो गया, ये ऊपर हो गया हाइपोथैलेमस, ये साइड पे ड्रा कर लिया है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं प्रोलैक्टिन। ठीक हो गया, प्रोलैक्टिन कॉन्टिन्यूसली प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन के लिए रिलीजिंग फैक्टर आता है या इनहिबिटरी फैक्टर आता है? हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन के लिए कौन सा आता है? इनहिबिटरी आता है। इनहिबिटरी आता है कि नॉर्मली बाकी सारे रिलीजिंग फैक्टर आते हैं हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में, जो प्रोलैक्टिन के लिए होता है वो इनहिबिटरी फैक्टर होता है। यहाँ देखें हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं आर्कुएट न्यूक्लियस। ये आर्कुएट न्यूक्लियस के अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये डोपामिनर्जिक होते हैं, डोपामीन रिलीज कर रहे होते हैं, और वो हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू आते हैं, इन लैक्टोट्रॉप्स पर एक्ट करते हैं। और यहाँ पर भी कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये ब्लू कलर से ड्रा कर रहा हूँ यहाँ। ये कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है? D2 रिसेप्टर्स, इनहिबिटरी। तो ये चार चीजें जो है ना ये हमने डिस्कस करनी है। अब जब हम बंदे को D2 एंटागोनिस्ट दे रहे हैं तो वो सिर्फ जो है यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम के अंदर डोपामीन रिसेप्टर्स ब्लॉक नहीं कर रहा, वो इधर बेसल गैंग्लिया के अंदर भी कर रहा है, और इधर कीमो ट्रिगर जोन पर भी कर रहा है, और इधर प्रोलैक्टिन पर भी कर रहा है। तो अब साइड इफेक्ट क्या आएंगे? देखो बेसल गैंग्लिया जो होता है ना वो हमारा एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे पास जो मोटर सिस्टम है वो दो तरह के हैं, एक है पैरामिडल, एक है एक्स्ट्रा पैरामिडल। पैरामिडल हमें पता है कि वो स्टार्ट होता है, अगर मैं इधर से साइड से छोटी डायग्राम बनाऊं, इधर ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडल्ला, ये स्पाइनल कॉर्ड और ये सेरिबेलम। ये वो ऐसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं, वहां से पेरिफेरल टिश्यू तक जाते हैं। ये पाथवे जो है जो कि मोटर कॉर्टेक्स से शुरू होता है और नीचे आता है स्पाइनल कॉर्ड तक, ये पास करता है थ्रू द पिरामिड ऑफ मेडल्ला। अभी एनाटॉमी में जाने की हमें जरूरत नहीं है, ये हम एनाटॉमी के अंदर डिटेल में देख चुके हैं कि वो पिरामिड नहीं होते आगे उभरे हुए मेडल्ला की एंटीरियर साइड पे होते हैं ना, तो ये पाथवे जो है कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे ये पिरामिड से पास होता है, इसलिए इसको हम पिरामिडल सिस्टम कहते हैं। कुछ और होते हैं पाथवे मोटर सिस्टम के जो पिरामिड से पास नहीं होते, लाइक रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, वो भी स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं और फिर पेरिफेरल टिश्यू तक आते हैं। एनाटॉमी में सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं यार। अब ये एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम जो है इसको मैं यहाँ पे, ये इस सब को रेगुलेट कर रहा होता है बेसल गैंग्लिया। इस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम को, इसको क्या रेगुलेट कर रहा होता है? बेसल गैंग्लिया। सो अब जब बेसल गैंग्लिया के अंदर हमने डोपामीन के रिसेप्टर्स ब्लॉक कर दिए, ठीक है, तो हमारे पास जो बेसल गैंग्लिया इसके अंदर भी बैलेंस होता है एक्टिविटी का, ठीक है। यहाँ पर भी डोपामीन और एसिटाइल कोलिन इन दोनों का बैलेंस होता है बेसल गैंग्लिया के अंदर। ये आगे एंटी पार्किंसन में डिटेल से आएगा कि क्या फायदा होता है। राइट नो अभी आप इतनी सुन लें कि बेसल गैंग्लिया के अंदर डोपामीन, जो बेसल गैंग्लिया की प्रॉपर फंक्शनिंग है, इट डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस बिटवीन डोपामीन एंड एसिटाइल कोलिन।
अब जब आपने डोपामीन के रिसेप्टर्स ब्लॉक कर दिए, डोपामीन के रिसेप्टर्स ब्लॉक कर दिए, तो उससे होगा क्या कि बेसल गैंग्लिया के अंदर डोपामीन की एक्टिविटी ज्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि रिसेप्टर ब्लॉक कर दिए ना आपने। हम्म, तो जब डोपामीन की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी तो उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो इससे हमारे पास जो बेसल गैंग्लिया है उसके अंदर ये इम्बैलेंस की वजह से पार्किंसन लाइक सिम्टम आएंगे, क्योंकि पार्किंसन डिजीज में भी बेसिकली यही होता है कि डोपामीन कम हो जाता है, उसकी एक्टिविटी और एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी अनअपोज्ड हो जाती है। सो इसके नतीजे में पार्किंसन लाइक सिम्टम आएंगे। पहली टॉक्सिसिटी क्या होगी? पार्किंसंस लाइक सिम्टम, जिसको हम एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? डिस्टोनियाज, एकाइनेजिया, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, एक्स्थीजिया। इसके अलावा हमारे पास आते हैं टार्डिव डिस्काइनेरिया, ये भी आगे आएगा, एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट है टार्डिव डिस्काइनेरिया। और न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, ये मैं बताता हूँ आपको टार्डिव डिस्काइनेरिया है क्या। ये टार्डिव डिस्काइनेरिया है ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे जो लिप्स और चीक्स के जो मसल हैं इनकी इनवॉलेंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। सो ये आपने YouTube से वीडियो देख लेना कोई, क्योंकि मुझे मिली तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा टार्डिव डिस्काइनेरिया का, टार्डिव सही हो गया। डिस्काइनेरिया। तो ये आपने देख लेनी है। इसके अलावा जब आप क्रोनिकली आप ये यूज करते हैं ना तो सालों बाद एक कंडीशन डेवलप हो जाती है वो रेयर, लेकिन वो भी एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट में आती है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक्स। अब इस न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम के अंदर होता क्या है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं विच आर सुपर सेंसिटिव टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, विच आर टिपिकल एंटीसाइकोटिक, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के लिए सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं। सो जब हम उनको देते हैं तो उससे हमारे पास होता क्या है कि पूरी बॉडी के मसल्स की रिजिडिटी हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चले जाते हैं। तो रिजिडिटी हो गई पहली चीज, ठीक हो गया। अब जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हीट जनरेट होती है ना। तो अब हीट जनरेट होगी, लेकिन न्यूरोलेप्टिक कंडीशन के अंदर जो है वो स्वेटिंग नहीं हो सकती, टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो जो हीट जनरेट हो रही है वो क्या करेगी, वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगी, हाइपरथर्मिया हो जाएगा। ऐसे एक तो रिजिडिटी डेवलप हो गई, हाइपरथर्मिया हो गया। इसके साथ साथ जब मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो वो रप्चर कर सकते हैं, जिसकी वजह से मायोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, वो यूरिन के अंदर आने लग जाएगा, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज रिलीज हो जाएगा, ठीक हो गया। इस सब से हमारे पास हो गया क्या, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, हाइपरथर्मिया, क्रिएटिनिन, मायोग्लोबिन वगैरह, इन सब से हमारे पास ऑटोनोमिक फ्लक्चुएशंस आएंगी, अल्टीमेटली कॉमा हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन है और बहुत ज्यादा क्रोनिकली यूज करें तो उसके बाद ये डेवलप होती है। क्लियर हो गई है? एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट कैसे आएंगे कि ये जो हमारे पास है बेसल गैंग्लिया, इसके अंदर D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग की वजह से एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट आएंगे, ठीक हो गया। सही हो गया। दूसरा है हमारे पास के ये कीमो ट्रिगर जोन पे जब ये डी रिसेप्टर आप ब्लॉक करेंगे, सबसे पहले तो ये समझ लें कि कीमो ट्रिगर जोन पे नॉर्मल रिसेप्टर्स का काम क्या है। ये जो कीमो ट्रिगर जोन पे प्रेजेंट है रिसेप्टर, इस पे जब डोपामीन एक्ट करता है तो ये वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, हमारे पास नोजिया और वोमिटिंग होती है। जब आपने डोपामीन के रिसेप्टर ब्लॉक कर दिए तो अब कीमो ट्रिगर जोन स्टिमुलेट नहीं होगा, तो इसीलिए ना नोजिया होगा ना वोमिटिंग, एंटी इमेटिक इफेक्ट होगा इनका, इसीलिए ये इमेसिस में भी यूज होती है। पीछे मैंने आपको दिखाया था टेबल के अंदर कि इमेसिस में भी यूज होती हैं, आगे बताता हूँ क्यों होती हैं, कहा था ना मैंने ये। सही हो गया, तो ये क्लियर हो गई बात, ये क्लियर है। अब उसके बाद आ जाए यहाँ पर कि ये हमारे पास यहाँ पर जो लैक्टोड्रॉप्स हैं जो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस कर रहे थे, उन पर डोपामीन का एक इनहिबिटरी इफेक्ट था।
अब जब आपने डोपामीन रिसेप्टर्स ब्लॉक कर दिए टिपिकल ड्रग्स दे के, तो उससे प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पर इनहिबिटरी इफेक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इससे प्रोलैक्टिन का लेवल क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन उसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तो प्रोलैक्टिनिमिया हो जाएगा। हाइपर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा, ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा, मेल्स हो तो भी बढ़ जाएगा, फीमेल हो तो भी बढ़ जाएगा। अब इसके इफेक्ट्स जो है वो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट आएंगे, वो हम देख लेते हैं क्या आएंगे। सबसे पहले हम फीमेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। वेल नोन फंक्शन क्या है प्रोलैक्टिन का? मिल्क प्रोडक्शन, क्या वो मिल्क। मिल्क प्रोडक्शन होती तो जब हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होगा तो इसे एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन होगी। है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा कि जब प्रोलैक्टिन होता है ना, जो प्रोलैक्टिन वो फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू एफएसएच और एलएच की रिलीज को कम करवाता है। यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच भी रिलीज हो रहा होता है और एलएच भी रिलीज हो रहा होता है। जब प्रोलैक्टिन एमेनोरिया हो ज्यादा, जाएगा। जब प्रोलैक्टिन होगा तो एफएसएच और एलएच को एक नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू उसकी रिलीज कम कराता है। जब हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया डेवलप हो गया तो एफएसएच भी कम हो गया, एलएच भी कम हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एमेनोरिया हो एमेनोरिया जाएगा, हो जाएगा। एमेनोरिया हो जाएगा। तो एक तो ग्लैक्टोरिया यानी मिल्क प्रोडक्शन, और दूसरा एमेनोरिया, ये फीमेल्स के अंदर होंगे। अब लिबिडो पे कोई इफेक्ट होगा? लिबिडो पे, लिबिडो कम का हो पता है क्या जाएगा। होता है? लिबिडो पता है क्या होती है? सेक्सुअल टेम्पटेशन हाँ, या। सेक्सुअल डिजायर्स कह लें, उनको हम हाँ। लिबिडो कहते हैं। अब ये समझें सबसे पहले कि लिबिडो जो हो वो होती किस वजह से है। लिबिडो होती है एंड्रोजन्स की वजह से। ठीक हो गया, एंड्रोजन्स की वजह से। अब सही। फीमेल के अंदर एंड्रोजन्स कहाँ से आ रहे होते हैं? सिर्फ एड्रीनल कॉर्टेक्स है एंड्रोजन्स का सोर्स, ठीक है, और लिटिल बिट ओवरी से आते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाते हैं उसके अंदर। वो थीका सेल्स वाला जो सारा सीन है उसकी हम डिटेल में भी नहीं जाएंगे। तो मेजर सोर्स फीमेल के अंदर एंड्रोजन्स का है वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और ये वीक एंड्रोजन्स होते हैं जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए फीमेल्स के अंदर जो लिबिडो होती है वो कम होती है। ऐसे ही है। मेल्स के सही। अंदर, ये मेल्स के अंदर दो सोर्सेज हैं, एक टेस्टोस्टेरोन आ रहा है टेस्टिस से, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से हमारे पास जो है वो आ रहे हैं एड्रीनल एंड्रोजन्स आ रहे हैं। तो इन लिए मेल्स के अंदर बड़ा पावरफुल एंड्रोजन्स है टेस्टोस्टेरोन, तो मेल्स के अंदर लिबिडो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। सो अब प्रोलैक्टिन ज्यादा हो गया, एफएसएच और एलएच कम है, तो इसका एंड्रोजन्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा फीमेल्स के अंदर? क्या एफएसएच और एलएच का एड्रीनल कॉर्टेक्स पे कोई एक्शन है? शायद हो। अच्छा, आप इसको कंफ्यूज मत करें, आप सिर्फ ये बताएं एफएसएच और एलएच का एड्रीनल कॉर्टेक्स पर कोई एक्शन हमने पढ़ा है? कोई है? एफएसएच और एलएच तो ओवरीज और टेस्टिस पे एक्ट करते हैं ना। हाँ। तो अब एड्रीनल कॉर्टेक्स पे तो इनका कोई एक्शन नहीं है, ना हो। जो एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन है एड्रीनल कॉर्टेक्स से वो एफएसएच और एलएच पे तो डिपेंड नहीं करती। नहीं। तो एफएसएच और एलएच ना भी हो फिर भी एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करता रहेगा, तो फीमेल्स के अंदर लिबिडो सही। इफेक्ट नहीं होगी इससे। सही। फीमेल्स के अंदर लिबिडो इफेक्ट नहीं होगी। अब आ जाते हैं मेल्स पर क्या होगा। अब मेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन ज्यादा है, मिल्क प्रोडक्शन तो हो नहीं सकती, तो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट ही होगी ना, उसके स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, ऐसे ही। इट्स जस्ट लॉजिकल। हम्म। अब दूसरा आ जाते हैं एफएसएच और एलएच कम हो जाएंगे, तो एफएसएच और एलएच टेस्टिस पर एक्ट कर रहे होते हैं, तो क्या हो जाएगा? फीमेल्स में एफएसएच और एमेनोरिया होता है, एमेनोरिया हुआ था ना, ए स्पर्मिया। ए तो इसके स्पर्मिया। अंदर इनफर्टिलिटी हो जाएगी, इन शॉर्ट सिंपली कह लो इनफर्टिलिटी सही। हो सही। जाएगी। इसके अंदर लिबिडो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेल्स के इसके अंदर अंदर लिबिडो कम पे हो क्या जाएगा। इफेक्ट पड़ेगा? इसके अंदर कम हो जाएगा। इसके अंदर कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जब एफएसएच और एलएच कम टेस्टोस्टेरोन। है तो टेस्टिस पर इन्होंने टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी करवानी होती है, तो अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाएगा, तो गायनेकोमेस्टिया होगा, इनफर्टिलिटी और लिबिडो भी कम हो जाएगी। ये साइड इफेक्ट क्लियर है इसका? सही।
तो इतने साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं तो आप सोचते होंगे कि यार यूज करने का फायदा ही क्या है जब इतने सारे साइड इफेक्ट हैं कि मेल्स के अंदर। चलें आगे। मेल्स तो फिर आगे चले। इसके अलावा वेट गेन भी होता है। टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक्स हैं इनके अंदर है वेट गेन भी होता है। ठीक हो गया। सही। अच्छा, ये सारी जो मैंने बताए थे इफेक्ट ये किस वजह से हैं? ये सिर्फ इस D2 ब्लॉकिंग डोमेन के हैं। अभी ये बाकी सारी रहती हैं। सही। ये सिर्फ D2 ब्लॉकिंग सही। जो इसके डोमेन है इसके नतीजे में जो साइड इफेक्ट आए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब आ जाते हैं अल्फा रिसेप्टर्स पर कि अल्फा अगर रिसेप्टर ब्लॉक कर रहा है तो इससे कौन से साइड इफेक्ट आएंगे। अल्फा रिसेप्टर्स की सही है। कंसंट्रेशन कहाँ होती है सबसे ज्यादा? दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस याद करने। ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स पे। तो जब अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो अल्फा रिसेप्टर मीडिएटेड वेसोकंस्ट्रिक्शन विल बी लॉस्ट। वेसोडाइलेशन हो जाएगी। वेसोडाइलेशन हो जाएगी, ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर पूल अप हो जाएगा और पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाएगी। पोस्चरल हाइपोटेंशन कैसे होती है? देखेंगे जब हम सिटिंग पोजीशन से या लाइंग पोजीशन से सडनली अपराइट पोजीशन के अंदर आते हैं तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो ब्लड होता है वो हमारी जो वेन्स है उनके अंदर पूल अप हो जाता है। पूल अप हो जाता है। अब उसके नतीजे में होता क्या है कि वीनस रिटर्न कम होता है। वीनस रिटर्न कम होता है तो वेंट्रिकुलर फीलिंग कम होती है। वेंट्रिकुलर फीलिंग कम होगी तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। ऐसे ही अब जब सडनली खड़े होने से ब्लड प्रेशर कम हुआ तो नॉर्मल बंदे में होता क्या है कि हमारे पास जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है सडनली फायर्स और वापस सिंपैथेटिक ड्राइव होती है वेसल्स पर। वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं और जो ब्लड पूल अप हो चुका था वो वीनस रिटर्न को वापस पलटता है हार्ट के अंदर। वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है और सिचुएशन जो है वो करेक्ट हो जाती है। इसलिए नॉर्मल पर्सन में पोस्चरल हाइपोटेंशन नहीं होती। अब आप उस बंदे का अंदाजा लगाएं जिसको अल्फा रिसेप्टर जिसके हमने ब्लॉक कर चुके हैं। तो अब बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो फायर करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम भी फायर करेगा, लेकिन वो वेसल पर अपना इफेक्ट जनरेट नहीं कर सकेगा क्योंकि आगे हमने रिसेप्टर क्या किए हुए हैं? ब्लॉक किए। तो उनके अंदर ये जो सिचुएशन पैदा हुई थी खड़े होने से, सडन एक ट्रांजिएंट सी हाइपोटेंशन क्रिएट हुई थी जो नॉर्मल पर्सन में करेक्ट हो रही थी, इसमें करेक्ट नहीं हो सकेगी। इसीलिए जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर हैं वो हमेशा पोस्चरल हाइपोटेंशन काज करवाते हैं। पहला इसका इफेक्ट यहाँ क्या साइड इफेक्ट आया? पोस्चरल हाइपोटेंशन। ठीक हो गया। दूसरा, मेल्स के अंदर जो इजैक्यूलेशन है इट इज अल्फा मीडिएटेड। तो अब आप अंदाजा लगा लोगे क्या हो जाएगा? इजैक्यूलेटरी फेलियर, इजैक्यूलेशन फेलियर। तो दूसरा इफेक्ट क्या है? इजैक्यूलेशन फेलियर। ये दो इफेक्ट अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक करने के क्लियर हो गए? बिल्कुल। उसके बाद अगली डोमेन कौन सी है? मस्करेनिक ब्लॉकर। ठीक हो गया। तो जहां जहां एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक कर देंगे, जहां जहां। अब देखें एक रूल आज समझ लें कि वो तमाम, अब साइकोसिस जो है ये सीएनएस की डिजीज है। यार ये पीछे जो शोर कर रहे हैं इनको थोड़ा सा कर लें, आवाज कम कर लें, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है कि सीएनएस की कंडीशन है ना साइकोसिस। हेलो, सीएनएस की है। सीएनएस की है तो इट मींस जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं उनको कहाँ एक्ट करना चाहिए? सीएनएस पे। तो इट मींस उनको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के काबिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। और अगर कोई ड्रग जो है ना, आज एक रूल समझ लें कि अगर कोई ड्रग्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है तो यहाँ से चार चीजें ऑटोमेटिकली आपने समझ लेनी है कि वो अंडरस्टूड है। सबसे पहले वो लिपिड सॉल्युबल होगी, ऐसे, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को चार्ज मॉलिक्यूल तो नहीं क्रॉस कर सकेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते चार्ज मॉलिक्यूल। ये जनरल फार्माकोलॉजी का रूल है कि वो लिपिड सॉल्युबल होगी, वो ओरली एक्टिव होगी। ओरली एक्टिव होगी, उसका मेटाबॉलिज्म हिपैटिक होगा
और वो प्लेसेंटल बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकेगी। अगर कोई ड्रग जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है ना, तो ये ऑटोमेटिकली 4 चीजें आपके जहन में आनी चाहिए। वो लिपिड सोल्यूबल होगी, ओरली एक्टिव होगी, मेटाबॉलिज्म हिपैटिक होगा, और ब्लड वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकेगी आराम से। ये 4 चीजें समझ आ गई। तो अब चूंकि जो हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिनोथायाजीन, थायोजेंथिन, ब्यूटाइरोफिनोन, तीनों ग्रुप्स, ये सारे के सारे सीएनएस पे एक्ट करें, तो ये सारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे। तो अब ये चारों चीजें इन सारी ड्रग्स पर फिट आएंगी। अब जब सारी ड्रग्स पर फिट आएंगी तो ये लिपिड सोल्यूबल है, और जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं उनको कोई बैरियर नहीं होता उनका बॉडी में, क्योंकि सारी मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है और ये भी लिपिड सोल्यूबल है, तो ये हर जगह पहुंच जाएंगी। तो अब एंटी मस्करीनिक डोमेन जो है इनकी, उसके इफेक्ट कहाँ आएंगे? वो तमाम जगह आएंगे, सीएनएस में भी आएंगे, बाकी पेरिफेरल टिश्यूज में भी आएंगे। ये बात क्लियर हो गई? सही हो गया। अब यहाँ मैं एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स ड्रा करने लगा हूं। अब ये जो है ना हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी जो है, इट मेंटेन्स ओरिएंटेशन। जो हम ओरिएंटेड होते हैं ना अपनी स्पेस टाइम के हिसाब से ओरिएंट होते हैं, तो ये इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी के नतीजे में होता है। अब जब आपने उसको एंटीसाइकोटिक्स दे दी तो सीएनएस के अंदर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी क्या हो गई? कम हो जाएगी। तो ओरिएंटेशन मेंटेन नहीं रहेगी। पर्सन विल बिकम डिसओरिएंटेड विद स्पेस एंड टाइम। इससे जब बंदा कोई डिसओरिएंटेड हो जाए, पता ही ना हो, तो रिजल्ट क्या निकलेगा उसका? कंफ्यूज्ड हो जाएगा, कंफ्यूजन। ठीक हो गया? तो पहली चीज क्या हो गई कि कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन, और इसके साथ साथ फॉरगेटफुलनेस भी। ये सारे इफेक्ट आएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी कम होने की वजह से। ठीक हो गया? सही हो गया। बाकी ये चूंकि एंटी मस्करीनिक है, तो हम एंटी मस्करीनिक डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिकली एट्रोपिन डिस्कस कर चुके हैं। उसके वो जो साइड इफेक्ट थे, हॉट एज अ वो, मैड एज अ हैटर, रेड एज अ बीट, हॉट एज अ पिस्टन, वो सारे जो इफेक्ट थे एट्रोपिन लाइक, वो भी इसके नतीजे में हो सकते हैं। ठीक हो गया? सही हो गया। फीकल एंड यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, क्योंकि जीआईटी और यूरिनरी ब्लैडर पर डोमिनेंट इफेक्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। वही आगे पेरिस्टालसिस जनरेट करा रहे होते हैं और ब्लैडर के डेट्रूजर मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करा रहे होते हैं। तो जब वो ब्लॉक हो गया तो यूरिनरी रिटेंशन, फीकल रिटेंशन, समझ आ रहा है ना कि सीएनएस के अंदर क्या इफेक्ट आएंगे? एट्रोपिन लाइक सारे इफेक्ट आ सकते हैं इसके। फीकल, यूरिनरी रिटेंशन, स्पेशली ओल्डर पेशेंट्स के अंदर, ये बड़ा ओल्डर मेल के अंदर बड़ी ये लीथल होंगी, क्योंकि ओल्डर मेल के अंदर हमारे पास अक्सर प्रोस्टेट ग्लैंड का ट्यूमर डेवलप हो जाता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है ना अक्सर ओल्ड एज में। उससे यूरिनरी, उससे पहले यूरिन रिटेंशन हुई होती है, फर्दर आप ये ड्रग्स दें, मजीद यूरिनरी रिटेंशन, बंदा तो तड़पेगा दर्द से। ठीक है? तो ये उनके मस्करीनिक ब्लॉकिंग इफेक्ट आएंगे। देन हमारे पास है H1 डोमेन ब्लॉकिंग। ठीक है? H1 ब्लॉकिंग से हमारे पास इफेक्ट आते हैं सिडेशन। हिस्टामिन 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वेकफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब हम वो रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे तो इससे सेडेशन हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको पीछे उसमें दिखाया था कि ये एमएसएस के साथ साथ प्री ऑपरेट जो हमारे पास सेडेशन होती है उसके अंदर भी यूज होते हैं। मैं वापसी आपको टेबल पे ले चलूं, अगर आपको साथ ही दिखा दूं, ये देख लें, एंटी इमेसिस एंड प्री ऑपरेशन सेडेशन। ठीक हो गया? ये दो अलग उनके जो यूजेस थे, उस टाइम मैंने आपको कहा था कि आगे मैं समझाता हूँ। तो एक यूज हो गए उनके हैं, ये बेसिकली साइड इफेक्ट। ठीक है? ये हम बेसिकली तो साइकोसिस के लिए यूज कर रहे हैं ना, लेकिन साइड इफेक्ट क्या है कि जिस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं उसको हट के कोई इफेक्ट आ रहा है, वो साइड इफेक्ट है। बेसिकली हम साइकोसिस के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका एंटी इमेटिक इफेक्ट भी है और प्री ऑप सेडेशन में भी ये यूज होते हैं।
तो ये बात सही क्लियर हो होगा। गई। वापस आते हैं यहाँ पर, फिर कौन सी डोमेन रह गई? 5HT। 5H2E। लेकिन ये डोमेन जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होती इस केस के अंदर, तो ये इतने इफेक्ट्स नहीं आते 5 हाइड्रोक्सीटिप्टामाइन 2 वाले। तो टिपिकल सही होगा। एंटीसाइकोटिक्स जो है उनकी कहानी हो गई खत्म। अब अगर आपको ये समझ आ गई ना, तो एटिपिकल के अंदर भी बस थोड़े से इफेक्ट चेंज आएंगे, ठीक है, और उनमें इतनी ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उनके अंदर भी थोड़े से सही इफेक्ट्स होगा। चेंज आएंगे। ये समझ आ गई इनके साइड इफेक्ट, ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो हम उसको एक क्विक रिवीजन देते हैं। सबसे पहले D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग डोमेन की वजह से कौन से आएंगे? जहां जहां डोपामिन रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएंगे। CNS के कौन से इफेक्ट आएंगे हमारे पास? उससे आएगा एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट, डिस्टोनिया, एकाइनेजिया या हाइपोकाइनेजिया, इकेसिजिया, टार्डिव डिस्काइनेजिया, न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। इसके अलावा हमारे पास हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, जिसकी वजह से एमेनोरिया और गैलेक्टोरिया, मेल्स के अंदर हाँ लिबिडो हाँ, कम हो जाएगी, इनफर्टिलिटी गायनेकोमेस्टिया। कम हो जाएगी, गायनेकोमेस्टिया। इसके अलावा एंटीमेटिक, तो इनका पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक हो गया। देन हमारे पास अल्फा ब्लॉकिंग डोमेन की वजह से पोस्टरल हाइपोटेंशन और इजैकुलेटरी फेलियर, मस्क्रेनिक की वजह से एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट आएंगे सारे। CNS के अंदर कौन से इफेक्ट होंगे? कि डिसोरिएंटेशन, कंफ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस। बाकी आंखों में क्या इफेक्ट आएंगे? साइक्लोप्लीजिया, मिड्रियासिस, इससे ब्लड विजन हो जाएगी, फीकल एंड यूरिनरी सही होगा। रिटेंशन। तो जितने भी इफेक्ट हैं मैं दो चार बता दी। हिस्टामिन 1 ब्लॉकिंग डोमेन की वजह से क्या आएगा? सेडेशन। और 5 हाइड्रोक्सीटिप्टामाइन 2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग डोमेन जो है वो इतनी इफेक्टिव इनमें नहीं होती। टिपिकल सही हो गया। एंटीसाइकोटिक्स क्लियर है। जी बिल्कुल। एंड अब चलें हम आ जाते हैं सर एटिपिकल पर। ठीक हो गया। लेट सबसे पहले मैं ना जरा इस स्लाइड्स थोड़ी और मंगवा लेता हूँ भाई से। चलें हाँ। अब आ जाते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स पे। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में सिर्फ एक आप याद रखें कि उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, कि उनकी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की एबिलिटी जो है वो D2 के मुकाबले में ज्यादा। बहुत ज्यादा है। सिर्फ ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। D2 पे उनका बड़ा ही माइनर सा इफेक्ट है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन 2 जो रिसेप्टर्स हैं उन पर इनकी एक्टिविटी ज्यादा है। तो क्लिनिकल यूजेस, ये भी एंटीसाइकोटिक हैं, तो क्लिनिकल यूजेस इन सब के भी वही होंगे जो पीछे उन सब के हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्क आएगा टॉक्सिसिटी में, ठीक है। इनमें इनमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मैंने बता दिया कि ये इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था सीरोटोनिन हाइपोथेसिस, याद है कि एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ सीरोटोनिन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर साइकोसिस। तो ये उन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, सही हो इस गया। तरह ये साइकोसिस के अंदर इफेक्टिव है। मैकेनिज्म क्लियर हो गया। बाकी इनके अंदर हैं कौन बिल्कुल। कौन सी वो आगे हम देख लेंगे। क्लिनिकल यूजेस इनके वही हैं कि जिन जिन कंडीशन में साइकोसिस होगी, शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंटीमेटिक हैं, सिडेशन के लिए हैं, वो सारे उनके यूजेस जो हम टिपिकल में पढ़ चुके हैं। टॉक्सिसिटी में थोड़ी सी डिफरेंस आएगा, तो इसीलिए हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर मैं ना एक नई स्लाइड मंगवा लेता हूँ, यहाँ पर हम ड्रा करते हैं। ये है सर हमारे पास, ये भी उसी तरह 5 फिंगर डोमेन है। फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 3, फिंगर नंबर 4 एंड फिंगर नंबर 5। अब आप मुझे बता दें कि ये बड़ी फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी? 5HT 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन ट्रिप्टोफैन। 2 को। ठीक हो गया। ये वाली अल्फा, ये वाली मस्क्रीनिक, ये वाली H1 और ये वाली D2। अभी इनमें देखो D2 बड़ी छोटी हो गई है, ठीक है। सही हो गया। ठीक हो गया। अभी बाकी सारे अल्फा, मस्क्रीनिक और हिस्टामीन वही हैं, तो इनके भी साइड इफेक्ट वही होंगे जो हम टिपिकल में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ सिर्फ दो चीजें डिस्कस करने वाली है। अब चूंकि इनके अंदर D2 ब्लॉकिंग इफेक्ट बड़ा कम है, तो जो D2 ब्लॉकिंग साइड इफेक्ट्स हैं वो चांसेस उनके बड़े कम होंगे। वो कौन कौन से थे? एक्स्ट्रा पैरामिडल एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट, पैरामिडल वाली।
एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट इनके अंदर बड़े कम होंगे, हाइपर प्रोलैक्टोनीमिया का चांस बड़ा कम होगा। ठीक हो गया। सही हो। इसी तरह जो है एंटी इमेटिक इफेक्ट जितना उनका है इतना इसका नहीं होगा। ठीक हो गया। बाकी सारे के सारे साइड इफेक्ट जो हैं इसके वही होंगे। और मैंने आपको वहां बताया था कि वहां वेट गेन भी होता है, वेट गेन भी होता है, लेकिन इसके अंदर वेट गेन जो है वो उसके मुकाबले में ज्यादा होता है। सिर्फ ये दो एक्सेप्शन आपने याद रखनी है कि इनमें चूंकि वेट, एक तो वेट गेन ज्यादा होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि D2 ब्लॉकिंग इफेक्ट्स जो है वो कम होते हैं। कौन से? एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट और दूसरे भी। सो अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, आपने उसको एंटीसाइकोटिक्स देनी है, तो आप टिपिकल प्रिस्क्राइब करोगे या एटिपिकल प्रिस्क्राइब करोगे? एटिपिकल। एटिपिकल प्रिस्क्राइब करोगे। तो फिर भी ये टिपिकल क्यों प्रिस्क्राइब की जाती हैं आजकल? अक्सर डॉक्टर्स हैं वो टिपिकल प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या वजह हो सकती डायबिटिक्स है? के अंदर जिनका वेट ज्यादा हो। नहीं, और रीजन है कि यार एक बंदा, इतने सारे साइड इफेक्ट हमने टिपिकल ड्रग्स के पढ़े हैं, एटिपिकल के उसके मुकाबले में एक्स्ट्रा पैरामिडल बड़े ही कम है। तो क्या वजह हो सकती है कि अभी भी ये टिपिकल ड्रग्स जो है ये हमें पढ़ाई जा रही हैं, ये प्रिस्क्राइब होती हैं प्रैक्टिस के अंदर? वजह सर ये है कि ये बड़ी लेस एक्सपेंसिव हैं। जो एटिपिकल है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन को भी सामने रखना होता है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट है, अगर हमने उनको हर एक को एटिपिकल दे दी ना, तो पैसे वाले अफोर्ड कर लेंगे, जो गरीब होंगे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो मेडिसिन सिरे से खाएंगे ही नहीं कोई भी। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे पेशेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो एटिपिकल देनी चाहिए, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते एटलीस्ट साइकोटिक की ट्रीटमेंट तो करनी है ना साइकोसिस की, तो फिर उनके अंदर हम टिपिकल ड्रग्स जो है वो दे देते हैं स्टिल। सही। ये बात क्लियर हो गई सर? इनकी टॉक्सिसिटी क्लियर होगी, क्लिनिकल यूजेस हो गए, मैकेनिज्म अफेक्शन हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इनके अंदर ड्रग्स कौन सी आती है। अब इनके अंदर ना कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनके स्पेसिफिक साइड इफेक्ट भी हैं। फॉर एग्जांपल क्लोजापीन एक ड्रग है हमारे पास, जिनको हम कहते हैं क्लोजापीन। क्लोजापीन, अब ये क्लोजापीन जो है ये बोन मैरो पर अटैक करती है इन 1 to 2% ऑफ पेशेंट। क्लोजापीन सही। इन 1 to 2% के अंदर ये क्या करती है कि ये बोन मैरो पर अटैक करती है, और ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं हमारे पास, तीन तरह ग्रेन्युलोसाइट्स तीन होते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये ग्रेन्युलोसाइट्स है हमारे पास। तो इनकी फॉर्मेशन जो है वो खत्म हो जाती है, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस करवाता है वो, ये क्लोजापीन। क्लोजापीन क्या सही हो करवा गया। रही है? ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस इन 1 to 2% ऑफ द पर्संस। ठीक हो गया। अब जब हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स नहीं होंगे तो पेशेंट को क्या होगा? थिंक लॉजिकली कि हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, डब्ल्यूबीसी है ना, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इम्यूनिटी, इन्फेक्शंस, ज्यादा हो जाएंगे। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बड़ा ही ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा तो शायद वो साइकोसिस से पेशेंट को कुछ ना हो, लेकिन वो इन्फेक्शन से मर जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत रेयर कंडीशन है, 1 to 2% में होती है। लेकिन ये क्लोजापीन जो है ये ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस करवा सकती है। लिहाजा हम क्या करते हैं कि जब हम ये ड्रग्स देते हैं तो आई थिंक हर वीक या शायद 2 वीक्स के बाद हम उसके ब्लड जो है ना वो मॉनिटर करते रहते हैं ब्लड को, कि एक ग्रेनुलोसाइट्स कम तो नहीं हो रहे। ठीक हो गया। क्लोजापीन का एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है जो बाकी किसी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का नहीं है। इसी तरह एक और ड्रग है, वो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख लें। अब एटिपिकल ड्रग हैं, अब ये देख लें, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस के ब्रैकेट के अंदर उसने क्या लिखा है? क्लोजापीन। सही हो हो गया। गया। अब उसके अलावा डायबिटीज, इनके कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट, बाकी जनरल वही है। डायबिटीज एंड वेट गेन जो है स्पेशली कौन कौन सी करवाएंगी? क्लोजापीन, ओलेंजापीन। ठीक हो गया, ये दो ड्रग्स हैं, क्लोजापीन और ओलेंजापीन। ये दो ड्रग्स जो हैं स्पेशली डायबिटीज और वेट गेन करवाती हैं। इसके अलावा हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया का मैंने बताया था कि चांस कम है, रिस्क फिर भी है, क्योंकि ये D2 ब्लॉक भी करते हैं, D2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट कम है।
लेकिन फिर भी रिस्क तो है ना। सही। उनमें से जो रेस्पेरिडीन है, रिस्पेरिडोन है, इसका D2 ब्लॉकिंग इफेक्ट जो है वो दूसरी एटिपिकल ड्रग्स के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज्यादा है। सो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करवाने के चांसेस एटिपिकल ड्रग्स के अंदर सबसे ज्यादा रिस्पेरिडोन के पास हैं। क्लियर हो सही गई। हो गया। देन क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, जिप्रासिडोन हमारे पास एक ड्रग है, ये करवाते हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। ठीक है। अब इससे हमारे पास एक खास तरह का ना सही एरिथमिया होता है जिसको हम कहते हैं टॉर्सा डी पॉइंटिस। अब मैं ना यहाँ पर टॉर्सा डी पॉइंटिस का कंसेप्ट क्लियर करता चलूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स में भी डिस्कस किया था। तो अब हम ये ले लेते हैं। सो क्या करा लेते हैं, जिप्रासिडोन है, ये क्या करवा रही है, क्यूटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग कर रही है, ऐसे है। अब सबसे पहले तो समझ लें कि क्यूटी इंटरवल होता क्या है और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मैं नॉर्मल अगर ईसीजी ड्रा करूं कि हमारे पास पी वेव, ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स, ये टी वेव और ये ईसीजी एक वेव कम्प्लीट। अब ये जो है हमारे पास ये क्या है, पी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। अब उसके बाद ये जो एंड ऑफ पी वेव से लेके स्टार्ट ऑफ क्यू वेव तक का जो टाइम है, ये हमारे पास वो टाइम ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास करंट है वो एवी नोड से पास कर रहा है, क्योंकि एट्रिया को डीपोलराइज करने के बाद करंट कहाँ से पास करते हैं, एवी नोड से। ठीक है। तो एवी नोड के अंदर जो है वो बिल्कुल फ्लैट लाइन आती है। देन हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है क्यूआरएस कम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का। और उसके बाद ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन को। ठीक हो गया। अब ये स्टार्ट ऑफ क्यू वेव, यहां मैं कलर चेंज कर देता हूं कि यहां से स्टार्ट ऑफ क्यू वेव से लेके एंड ऑफ टी वेव तक का जो ये टाइम है, दिस इज कॉल्ड एज क्यू टी इंटरवल। ऐसे ही सही। इस क्यू टी सही हो गया। इंटरवल। तो अब ये क्यू टी इंटरवल के अंदर दो चीजें आ रही हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। सो अब इसका अगर मैं एक्शन पोटेंशियल ड्रा करूं हार्ट का वेंट्रिकल्स के अंदर, तो ये हमारे पास, अगली स्लाइड पे चले जाते हैं, अगर मैं ड्रा करूं, ये हमारे पास है रेस्टिंग, ये है थ्रेशोल्ड, ऐसे ही। तो अब सही हो गया। होगा क्या कि ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल हुआ, उसके बाद ये प्लेटो फेज और ये रीपोलराइजेशन इस तरह, फिर इस तरह, इसी तरह होता है ना हार्ट के अंदर। अब ये है हमारे पास, इस टाइम क्या होता है, इस टाइम सोडियम चैनल ओपन होते हैं, डीपोलराइजेशन हो रही होती है। ओके हो गया। अगर मैं कलर चेंज सही हो कर गया। लूं, यहाँ पे ब्लैक कलर है, तो इस टाइम क्या होता है, प्लेटो फेज में कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं। तो कैल्शियम जो है वो अंदर आ रहा होता है, पोटाशियम बाहर जा रहा होता है, तो ऑलमोस्ट बैलेंस होने की वजह से ये हमारे पास ये आता है, प्लेटो आता है बीच में इस तरह। ठीक हो गया। ये स्टेबल कर्व आती है। देन हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाते हैं लेकिन पोटाशियम चैनल ज्यादा ओपन होते हैं। ठीक हो गया। अब पोटाशियम चैनल सही जब हो गया। ओपन होते हैं तो रीपोलराइजेशन हो रही होती है। ठीक हो गया। अब जब रीपोलराइजेशन होती है, बेसिकली जो हमारी जिप्रासिडोन है वो इस रीपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करती है। ठीक हो गया। सही हो गया। जिप्रासिडोन क्या है, वो इस रीपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करती है। तो इसका मतलब वो कौन से चैनल के साथ छेड़खानी कर रही होगी, इस टाइम कौन से होते हैं चैनल, पोटाशियम। पोटाशियम। तो पोटाशियम चैनल के साथ वो छेड़खानी करती है, जिसकी वजह से पोटाशियम का जो लॉस है वो बड़ा ही स्लो होता है और बड़ी देर से जाके रीपोलराइजेशन होती है। तो रीपोलराइजेशन क्या हो गई, प्रोलॉन्ग। जब प्रोलॉन्ग हो गया। रीपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग हो गई तो सर क्या आएगा, ये टी वेव जो है, क्यूटी इंटरवल बढ़ जाएगा।
ये बेसिकली टी वेव रिप्रेजेंट करती है ना रिपोलराइजेशन को। तो अब होगा क्या कि अब देखना जरा, मैं एक मिनट जरा स्लाइड और मंगवा लूं भाई से। ये देखें अब देखें जादू क्या होता है। ओहो, अब देखें पी वेव अपने टाइम पे आई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपने टाइम पे आया, लेकिन रिपोलराइजेशन क्या हो गई, देर से हो गई ना। तो ये टी वेव बड़ी देर से आएगी जाके, क्योंकि रिपोलराइजेशन क्या हो गई, प्रोलॉन्ग। तो अब देखो क्यूटी इंटरवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। बढ़ गया ना। तो ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करता है। अब यहाँ पर एक और चीज आप समझ लें कि जो ड्रग्स क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं, एक मिनट वेट करो आप जरा, मैं आता हूँ रिकॉर्डिंग, एक मिनट मैं रोकने लगा हूँ, जरा थोड़ा सा इश्यू हो गया। तो अब मैं ये बता रहा था कि जो वो तमाम ड्रग्स जो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं, वो बेसिकली एक खास तरह का एरिदमिया प्रेसिपिटेट कर सकती हैं, जिसको हम कहते हैं टॉर्सा डी पॉइंटिस। सुने नाम कभी इसका? अक्सर ये हम एंटी एरिदमिक ड्रग्स में भी पढ़ रहे थे। अब उसमें होता क्या है सही है। बेसिकली, उसमें ये होता है कि हमें पता है कि टॉर्सा डी पॉइंट्स का मतलब कि ट्विस्ट आते रहते हैं पॉइंट्स में। पहले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऐसे आने लग जाएगा, फिर जो है वो ऐसे नीचे आने लग जाएगा, फिर ऊपर आने लग जाएगा, फिर जो है वो नीचे आने लग जाएगा, फिर ऊपर आने लग जाएगा, फिर नीचे आने लग जाएगा। इस तरह ये टॉर्सा डी पॉइंट काज करवाते हैं। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है? सही हो गया। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पर कि टॉर्सा डी पॉइंटिस कैसे होता है। उसको समझने के लिए ना एक और कंसेप्ट मैं यहाँ क्लियर करता चलूं, सोडियम चैनल्स का। अब देखें, इससे पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ कि ये देखें, अब सर देखें ये सोडियम चैनल कहाँ ओपन होते हैं, जब पोटेंशियल मेम्ब्रेन का यहाँ पर होता है ऐसे। सही हो गया। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस लेवल पर पहुंचता है थ्रेशोल्ड तक, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। अब सर मेरा सवाल ये है कि जब ये कर्व वापस आ रही है, तो ये पॉइंट फिर भी तो आया है ना, वापसी पर भी तो ये पॉइंट आया है। तो अब सोडियम चैनल ओपन क्यों नहीं हुए, सोडियम चैनल ओपन रिफ्रैक्टिव क्यों के नहीं लिए। हुए? ठीक है, क्योंकि वो रिफ्रैक्टिव। इनएक्टिवेट हो चुके, इनएक्टिवेट होते हैं इस टाइम पर। अभी वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पर आता है, तब जा आहिस्ता आहिस्ता वो एक्टिवेट होते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। कि लेट्स सपोज ये हमारा सोडियम चैनल है, ये अब ये जो सोडियम चैनल होते हैं इसके दो गेट्स होते हैं। मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ ग्रीन लिखते हैं। एक गेट आउटसाइड पर होता है और ये एक इनसाइड पर होता है। ठीक हो गया? सही हो गया। अब ये रेस्टिंग स्टेट में जब सोडियम चैनल होते हैं, तब उनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है कि आउटर गेट जो होता है वो क्लोज होता है और इनर गेट जो है वो ओपन होता है। अब नेक्स्ट स्टेट में लेट्स सपोज कि हमारे पास हुआ क्या कि एक्शन पोटेंशियल आया, सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो गए। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी कि जो हमारे पास आउटर गेट है वो ओपन हो जाएगा और इनर ये गेट क्लोज जो होना शुरू हो। क्लोज होना शुरू हो जाएगा। बीच में एक कैफियत आएगी यूं, सॉरी मैं आपको रेजर, कि ये इस तरह नहीं होगा, कि बीच में एक कैफियत आएगी कि जब एक्शन पोटेंशियल आएगा सोडियम चैनल ओपन होते हैं। हम कहते हैं ना एक्शन पोटेंशियल के नतीजे में सोडियम चैनल ओपन होते हैं। सोडियम चैनल ओपन होने का क्या मतलब होता है? सोडियम चैनल ओपन होने का मतलब ये होता है कि आउटर गेट इस फॉर्म में है, इनर गेट जो है वो इस फॉर्म में है। ठीक हो गया? और यहां से क्या हो रहा है, और आउट इन यहां से क्या हो रहा है, आयन का इनफ्लक्स हो रहा है, सोडियम चैनल आयंस का। अब जब डीपोलराइजेशन फेज जो है वो ओवर हो जाता है, तो फिर क्या होता है, मैं यहाँ ड्रा करता हूँ अलग से। जब डीपोलराइजेशन फेज ओवर हो जाता है, तो फिर किस स्टेट में चले जाते हैं? इस स्टेट में। क्लोज हो जाता है। ठीक हो गया? रेस्टिंग स्टेट में
ये देखें, ये रेस्टिंग स्टेट में थे, ये जब डीपोलराइजेशन हो रही थी, और ये कब हो रहे हैं, जब क्लोज हो गए हैं। ठीक हो गया। हम्म, तो अब क्या इस स्टेट के अंदर सोडियम चैनल ओपन हो सकते हैं दोबारा? क्योंकि ऐसा नहीं हो नहीं। सकता। सोडियम चैनल उस वक्त ओपन होंगे जब वो इस स्टेट के अंदर हों। ठीक हो गया। अब वो दूसरी स्टेट के अंदर हैं तो सोडियम चैनल ओपन नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस रेस्टिंग स्टेट के अंदर आने चाहिए। वो जो दूसरी स्टेट दिखाई है मैंने, वो इनएक्टिव स्टेट है, सो रेस्टिंग स्टेट के अंदर आनी चाहिए। यार ये क्या हो गया, इसको ये रेज ही नहीं हो रहा। तो अब बाय द टाइम देखें, जब यहाँ पर इस जगह पर सोडियम चैनल कैसे थे, इस जगह पर, यहाँ पर ये पेन की वो है, इस जगह पर क्लोज थे बिल्कुल। बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में थे ना। यहाँ पर वो ओपन हुए और यहाँ डीपोलराइजेशन, जब डीपोलराइजेशन जब ओवर हो गई तो वो किस स्टेट में चले गए, इनएक्टिव स्टेट में। क्लोज इनएक्टिव वो हो गया। दोबारा रेस्टिंग स्टेट में वापस आएंगे तो फिर ही नेक्स्ट पोटेंशियल जनरेट होगा ना। सो वो तमाम, अगर वो तमाम कंडीशन, ठीक है, देखिए सोडियम चैनल के रेस्टिंग स्टेट में वापस आने का एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। सही। अब रेस्टिंग स्टेट में वापस आने से पहले पहले जो रिपोलराइजेशन फेज है, यानी ये वाला, ये वाला जो फेज है, ये बिल्कुल पूरा हो जाता है उनके वापस आने से पहले पहले। कोई सही भी हो गया। ऐसी कंडीशन जिनके अंदर ये जो रिपोलराइजेशन का टाइम है इसको हम लंबा कर दें, या सोडियम चैनल जो है वो वक्त से पहले ओपन हो जाए, वक्त से पहले एक्टिव रेस्टिंग स्टेट में आ जाएं, तो जब ये कर्व यहां पर पहुंचेगी तो फिर वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। ये बात समझ आई? देखें, वो तमाम कंडीशन जिनके अंदर हम ये रिपोलराइजेशन फेज जो है वो प्रोलॉन्ग कर दें, ठीक है, तो जब तक वो कर्व यहां तक पहुंचेगी सोडियम चैनल क्या हो चुके होंगे, रेस्टिंग स्टेट में जा चुके होंगे। तो फिर थ्रेशोल्ड पर जैसे ही पहुंचेगी फिर एक और पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। सही। ठीक है, इसको हम कहते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन। आफ्टर डीपोलराइजेशन एंटी एरिथमिया के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आफ्टर डीपोलराइजेशन। जब आफ्टर डीपोलराइजेशन होती है तो इससे ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी डेवलप होती है और एरिथमिया स्टार्ट हो जाते हैं, टैकी एरिथमिया। वन ऑफ दोज इज टॉर्से डी पॉइंटिस। वो एक टिपिकल फीचर है कि जितने भी ड्रग्स जो हैं वो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करते हैं, बेसिकली वो रिपोलराइजेशन फेज को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। और अगर वो रिपोलराइजेशन फेज को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं तो इट मींस वो पोटाशियम जो है, सोडियम चैनल है, वो पहले जो है रेस्टिंग स्टेट में आ जाएंगे। और जब वो पहले से रेस्टिंग स्टेट में आ चुके हैं, जब जो कर्व है वो थ्रेशोल्ड को टच करेगी वापसी पर आते हुए, तो होना तो नॉर्मली ये चाहिए था कि आगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ चला जाए पोटेंशियल, लेकिन वो नहीं जाएगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड पर वापस आएगा, सोडियम चैनल पहले से रेस्टिंग स्टेट में आ चुके हैं, तो फिर से एक और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इसको कहते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन, और इससे ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी डेवलप होगी और इसके नतीजे में हमारे पास एरिथमिया स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सा? टॉर्से डी पॉइंटिस। ये बात क्लियर है? तो लेवल हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक पर। ये सर उनकी एटिपिकल ड्रग्स हैं, एरिपिप्राजोल, क्लोजापिन। क्लोजापिन मैंने बताया एक क्या करवाएगी, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस, ये स्पेसिफिक उनका याद करें। रिस्पेरिडोन जो है इसका ज्यादा रिस्क होता है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया का, और जिप्रासिडोन क्यूआर इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगी। ठीक है, ये सारी आपने याद करनी है। बाकी इसका मैकेनिज्म क्या है, ब्लॉक ऑफ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 2 रिसेप्टर्स इज ग्रेटर देन D2 रिसेप्टर्स। बाकी इफेक्ट उनके वही हैं, सम अल्फा ब्लॉक एंड मस्क्रीनिक ब्लॉक एंड वेरिएबल H1 ब्लॉक, वो सारी चीजें जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये उनके क्लिनिकल यूजेस वही हैं, शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओलिंजापिन, रेस्पेरिडोन वगैरह, मेजर डिप्रेशन, ये सारी वही चीजें हैं। देन ये साइड इफेक्ट आ गया, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, डायबिटीज, ठीक हो गया। इसमें देखो एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट नहीं लिखे हुए, यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ देखो एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट, एक्स्ट्रा पैरामिडल डिसफंक्शन, ये एक्स्ट्रा पैरामिडल डिसफंक्शन यहाँ नहीं है,
क्योंकि इनका रिस्क कम होता है। V2 ये बात सही क्लियर होगा। हो गई? क्लियर हो गई ये बात? जी फार्माकोकाइनेटिक्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यही कि लिपिड सोल्यूबल है, ओरली एक्टिव है, लिपिड हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकते हैं, सीएनएस प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करते हैं, ये सारी इनके फार्माकोकाइनेटिक्स में आते हैं। अब यहाँ दो चीजें हैं, दो चीजें सर ये हैं कि हमें कहा था कि इन सब से हमारे पास होता है टार्डिव डिस्काइनेजिया, जो हमारे पास टिपिकल है, इनसे एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट होते हैं और उनमें से एक है टार्डिव डिस्काइनेरिया है। अब जो टार्डिव डिस्काइनेजिया काज करने की एबिलिटी है वो फिनोथायाजीन्स की ज्यादा है थायोजेंथीन के मुकाबले में, एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है? ये न्यू एडिशन में दिया हुआ है, इस एडिशन में नहीं है। फिनोथायाजीन के मुकाबले की टार्डिव डिस्काइनेजिया करने की एबिलिटी थायोजेंथीन से ज्यादा है। और ब्यूटाइरोफिनोन जो है ये सबसे ज्यादा पोटेंट टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल जो है ये सबसे ज्यादा पोटेंट टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। इसीलिए एक्स्ट्रा पैरामिडल डिसफंक्शन जो है उसने ब्रैकेट में लिखा है मेजर, कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आएंगे एक्स्ट्रा पैरामिडल वो इसकी वजह से आएंगे, हेलोपेरिडोल की वजह से, क्योंकि ये पोटेंसी इसकी ज्यादा है। तो ये हमारा एंटीसाइकोटिक्स का आई थिंक क्लियर हो गया, कोई चीज नहीं रह गई। कोई आपका इसमें क्वेश्चन हो अभी तो? नहीं, इसमें क्लिनिकल यूजेस बड़े आसान है, वही जिनमें साइकोसिस होती है और वो कंडीशन याद करनी है। टॉक्सिसिटी जो थी वो समझने वाली थी, बाकी ये देख लें कि क्या लिखता है। ये बेसिक ये इंट्रोडक्शन हो है। गया अपना, पूरा हो गया। हाँ बाकी वो लिथियम है वो फिर कभी करेंगे। ये देख लें, अब मैं आप आगे चलाता जाता हूँ कि वो क्या क्या रहा है। क्लासिफिकेशन हो गई, ये टेबल से याद कर लिए। हाँ फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने बता दी, यही है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एक डोपामीन हाइपोथेसिस है और एक यहाँ पर एंड में करके लिखा हुआ है सेरोटोनिन हाइपोथेसिस। The receptor binding characteristics of the newer antiseptic drugs have led to a serotonin hypothesis as an alternative to the dopamine hypothesis of nature of schizophrenia। ठीक हो गया? सही हो गया। ये डोपामीन रिसेप्टर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए कौन कौन से थे और उनके अंदर कपलिंग क्या थी। अदर रिसेप्टर्स कौन से हैं यहाँ पर? ये 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 2 हो गए मेजर। इफेक्ट्स क्या हैं इनके? ये सारे आप पढ़ेंगे, वही हैं जो मैंने बताए हैं। अल्फा इफेक्ट क्या है, मस्क्रीनिंग ब्लॉकिंग इफेक्ट क्या है, डी डोपामीन ब्लॉकिंग इफेक्ट क्या है, और इससे हमारे पास जो है वो और कौन से, हिस्टामीन ब्लॉकिंग इफेक्ट क्या है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन ब्लॉकिंग इफेक्ट क्या है, वो सारे जो हम डिस्कस कर चुके हैं टॉक्सिसिटी में, साइड इफेक्ट्स में, वही हो गया। और इसके अलावा क्लिनिकल यूजेस क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, क्योंकि इसके अंदर साइकोसिस होती है। अदर साइकेट्रिक एंड न्यूरोलॉजिकल इंडिकेशन, ये सारी वही आप देख लें टेबल से, सिर्फ कंडीशंस के नेम याद करने हैं। अब ये आ गई हमारे पास टॉक्सिसिटी, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है। ये देखें यहाँ पर उसने ना एक लफ्ज लिखा है, मैंने आपको बताना, पार्किंसन लाइक सिंड्रोम। ओके हो गया? विद डिस्काइनेरिया, रिजिडिटी, ट्रेमर वगैरह, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया मैकेनिज्म। देन आ गया टार्डिव डिस्काइनेरिया, समझ आ गई? या वीडियो देख लो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी इंक्लूड्स कोरीएथिटॉइड मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स ऑफ लिप्स एंड बकल कैविटी, यही बताया था मैंने। देन ऑटोनोमिक इफेक्ट्स क्या है, ये मैंने बताए थे। ऑटोनोमिक में वही इफेक्ट्स आएंगे, अल्फा ब्लॉकिंग क्या इफेक्ट है, और फिर हमारे पास मस्क्रीनिक ब्लॉकिंग इफेक्ट क्या होंगे। देन एंडोक्राइन इफेक्ट्स क्या आएंगे, इसमें वही हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया वाली बात बताएगा। देन ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम बताया था मैंने, न्यूरोलेप्टिक हो गई। देन सेडेशन भी बताया था H1 ब्लॉकिंग इफेक्ट की वजह से। मिसलेनियस टॉक्सिसिटी में हर एक की जो अलग अलग स्पेसिफिक है वो करनी है, और वेट गेन वगैरह इसमें दिया हुआ है। और ये सारी चीजें सर हमारी हो गई। आगे ये लिथियम है तो ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो, कोई भी? मैं कहता हूँ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? ओके फिर अभी तक के इसको बंद करते हैं फिर